बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ पर मिक्स बाइट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शुएब अब्दुल्ला। नाज़रीन, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक समझी जाती है। यकीन करना मुश्किल है, तो आइए आदत व शुमार की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। K2 को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 कोपेमा में से एक की मौत वाक़ई हो जाती है। यानी K2 पर अमवात की शरह 29% यानी 29% है। इसकी बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट पर अमवात की शरह सिर्फ 4% है। यानी अगर हम अमवात की शरह की बात करें तो K2 दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक है। K2 की बुलंदी 8,611 मीटर है, जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट से सिर्फ 237 मीटर कम है। K2 का बॉटल नेक से नाम मशहूर मकाम सतह समंदर से 8,000 मीटर की बुलंदी से शुरू होता है और कोपेमाओं की इस्तिलाह में इस बॉटल नेक नामी मकाम को मौत की घाटी या डेथ जोन भी कहा जाता है, क्योंकि इस डेथ जोन में चैलेंजेस में नुमाया इजाफा हो जाता है और अक्सर कोपेमा इस डेथ जोन में ही पहुंचकर K2 की खूनख्वारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भी उठाया जाने वाला गलत कदम उन्हें हज़ारों फीट गहरी खाई में या फिर ग्लेशियर में पहुँचा देता है। तो आखिर ये डेथ जोन इतना ख़तरनाक क्यों है और इसे मौत की घाटी क्यों कहा जाता है? तो इस बात का जवाब जानने के लिए हमें कुछ डायनेमिक्स पढ़ने होंगे इस डेथ जोन के बारे में, तभी हम इस डेथ जोन की जो है वो मुकम्मल जो है इसके बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर बुलंदी तक जिंदा रहने के लिए बना है और इससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ऑक्सीजन की सेचुरेशन में नुमाया कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें 8,000 मीटर बुलंदी पर हम डेथ जोन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कोपेमा होते हैं उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन में नुमाया कमी आ जाती है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये जो बॉटल नेक है यानी बोतल की गर्दन की तरह ये डेथ जोन है, बिल्कुल ये इस तरह से होता है। तो वहाँ पर इसकी डायनामिक्स कुछ इस तरह से है कि इस मखसूस शेप की वजह से यहाँ बर्फ़ानी हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी ज़ायद हो जाती है और इस स्पेसिफिक मकाम पर दर्जा हरारत -65 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गिर जाता है। -65, आई रिपीट, -65 से भी ज़्यादा इस पर्टिकुलर डेथ जोन में ये जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है। और यहाँ पर जो बर्फ़ानी हवाएं, तेज़ रफ्तार बर्फ़ानी हवाएं, इसके अलावा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, ऑक्सीजन की सेचुरेशन हो जाती है और इसकी जो शेप है बिल्कुल बॉटल नेक की तरह स्लोप में, तो ये तमाम बातें जो है हालात को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना देती हैं और यहाँ पर कोपेमा का एक गलत फैसला, एक गलत कदम उसे हज़ारों फीट गहरी खाई में पहुँचा देता है और इंसानी जिस्म और दिमाग पर भी इस तमाम यानी कि बदलाव के बहुत ही मनफी असरात पड़ते हैं और अमूमन कोपेमा यहाँ एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, हाइपोक्सिया नामी बीमारी का। हाइपोक्सिया बीमारी में इंसानी दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है या फिर इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि इंसानी जो खून होता है वो जमना शुरू हो जाता है। ये -65 टेम्परेचर पर और ख़ासकर इस स्लोप में और ये बर्फ़ानी यानी हवाओं की वजह से इंसान हाइपोक्सिया का शिकार हो सकता है और खून जमना शुरू हो जाता है। यानी आप तसव्वुर कीजिए कोपेमा है वो 8,200 मीटर की बुलंदी पर है और अब खून जमने की वजह से यानी हाइपोक्सिया की वजह से उसके जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ये हिस्सा कोई उंगली हो सकती है या ये पूरा हाथ हो सकता है, पूरा बाजू हो सकता है। सिर्फ ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर एक बाजू उसका काम करना वक्ती तौर पर छोड़ देता है या ये प्रोलॉन्ग होता जाता है, तो अब उसे एक हाथ से ही बाकी फासला तय करना होगा। एक हाथ से या फिर उसका एक पाँव जो है वो काम करना छोड़ देता है तो उसे एक पाँव पर बाकी मज़ीद फासला तय करना होगा। लिहाजा अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस मकाम पर डेथ जोन पर कोपेमाओं का सबसे बड़ा जो मुकाबला होता है, जो सबसे बड़ी जंग होती है, वो अपने जिस्म से ही होती है। यानी उसे अपने जिस्म को काबू में रखना होता है। अगर उसका जिस्म काबू में रह जाता है तो उसके इम्कानात ये K2 को सर करने के लिए काफ़ी रोशन हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक ये सवाल होता है कि डेथ जोन में एक कोपेमा ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा गुजार सकते हैं, कितने घंटे तक वो सर्वाइव कर सकता है? तो इसका सीधा से जवाब है 16 से 20 घंटे। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि आज तक किस कोपेमा ने डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है? तो यकीनन मौजज़ात भी इसी दुनिया में होते हैं। डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेबमा गैल्जी के पास है। सन 2008 में
दो कोपेमाओं की तलाश में ये जो नेपाल के कोपेमा थे, पेमा गेल्जी साहब, उन्होंने 90 घंटे डेथ जोन में गुजारे थे और वो 90 घंटे गुजारने के बाद कैरो आफियत से वापस आ गए थे। तो यकीनन ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा साहब की। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले और नागा पर्वत को सर्दियों के मौसम में सर करने वाले मोहम्मद अली सतपारा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, 18 फरवरी को एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 गैर मुल्की कोपेमा साथियों की मौत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और इन कोपेमाओं के ख़ानदानी ज़राए उन्होंने भी उनकी मौत को तस्लीम कर लिया है। और इन कोपेमाओं की तलाश के लिए किया जाने वाला सर्च ऑपरेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर अब ख़त्म कर दिया गया है। अगर इस वाक़े के पस मंज़र में हम जाएँ तो K2 को सर्दियों में सर करने के लिए मोहम्मद अली सतपारा अपने बेटे साजिद सतपारा और आइसलैंड के एक कोपेमा के साथ 3 फरवरी को बेस कैंप से रवाना हुए। बाद में इटली के एक और कोपेमा ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और जब वो 5 फरवरी को 8,200 मीटर की बुलंदी पर पहुँचे तो वहाँ मोहम्मद अली सतपारा साहब के जो साहबजादे थे साजिद सतपारा साहब, उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर में कुछ खराबी आई, जिसकी वजह से मोहम्मद अली साहब ने अपने बेटे साजिद सतपारा को वापस बेस कैंप में जाने का हुक्म दिया। और उनके हुक्म पर मोहम्मद अली सतपारा साहब के साहबजादे साजिद सतपारा वापस बेस कैंप पर आए और उसके थोड़ी देर के बाद इन तीनों कोपेमाओं का राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया। उसके बाद से इन तीनों कोपेमाओं की तलाश के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें पाक फौज के जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया और गैर मुल्की कोपेमाओं की भी मदद हासिल की गई। और 12 दिन तक जारी रहने वाले ये सर्च ऑपरेशन में कोई कामयाबी जब ना मिली तो उसे मुतफ़क्का तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। कहा जाता है कि कोपेमाई की तारीख का ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जो था, जो इन तीन कोपेमाओं की तलाश के लिए किया गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि पाकिस्तानी कौम एक बहुत ही बहादुर इंसान से महरूम हो गई। अल्लाह ताला मोहम्मद अली सतपारा साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। यहाँ पर एक और सवाल भी उठाया जाता है कि ये जो कोपेमाई का खेल है ये यानी काफ़ी ख़तरनाक है और उसका कुछ हासिल नहीं है, यानी एक फ़जूल किस्म का स्पोर्ट्स है या फ़जूल किस्म की मुहिम जो है और हुकूमत को उसको बैन कर देना चाहिए। इस किस्म के भी यानी कि काफ़ी सोशल मीडिया पर मामला आ रहे हैं कि ये बिल्कुल यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बहुत ही डेंजरस है, इसका कोई हासिल नहीं है और उसे बैन कर देना चाहिए। तो इस बात के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा तारीख़ का मुताला करना होगा और वाकई जानना होगा क्या इस बात में, क्या इन दावों में कुछ सदाकत है। तो आज से निफ़ सदी पहले जब इंसान चांद पर जा रहा था और चांद को फतह करने की कोशिश कर रहा था, तब भी इस किस्म की बातें यकीनन आ रही थी कि चांद पर जाना बिल्कुल ही फ़जूल है, ऐसा मुमकिन नहीं है, वहाँ जाके इंसान को क्या मिलेगा, कोई यानी कि ये फ़जूल सा शौक़ है, फ़जूल सी मुहिम जो है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में साबित हुआ कि चांद पर जाने के बाद ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, सैटेलाइट्स मज़ीद यानी कि खला में भेजे गए, उनको अमली तौर पर इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जाने लगा। और आज ये जो हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं और इस तरह की जो भी हम सैटेलाइट से कनेक्टेड चीज़ें देखते हैं और जो आज ये हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये भी वो चांद पर जाने वालों की मेहरबानी है। वो गए थे, उन्होंने डिस्कवरीज़ की और आज हम इतनी बेहतर तौर पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही यानी कि अगर इसको बिल्कुल हम कंपेयर करें ये कोपेमाई के साथ, तो ये जो कोपेमा जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स वगैरह को, ये भी सिर्फ क्लाइंबिंग नहीं होती, ये सिर्फ पहाड़ों पर नहीं चढ़ते, बहुत सी डिस्कवरीज भी होती हैं। जैसे देखिए मैंने बहुत सारी आपके साथ चीज़ें शेयर की कि 6,000 या 8,200 मीटर के बाद सेचुरेशन शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की सेचुरेशन में कमी हो जाती है, बर्फ़ानी हवा इतनी हो जाती है। कैसे पता चलता है? यकीनन साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी मैन मेड जो होता है, जो इस्तेमाल होता है, वो लाजमी है। जब ये कोपेमा जाते हैं पहाड़ों की बुलंदियों पर तो अपने साथ बहुत सारे गैजेट्स लेके जाते हैं। यही वजह है कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें स्पॉन्सर करती हैं, अपने गैजेट्स उन्हें देती है ताकि वो ये ले जाए। उनकी रीडिंग्स बहुत ही मायने रखती हैं कि इस बुलंदी पर सिग्नल्स के क्या रेशो होते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज होती है जो लेटर ऑन काम आती है, हमारे आपके इस्तेमाल में आती। तो ये जो कोपेमा होते हैं ये बहुत सारी डिस्कवरी का बाइस बनते हैं। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, उससे बढ़कर बहुत कुछ है। ज़्यादा ये कहा जाए तो गलत ना होगा
ये जो भी ये कोपेमा होते हैं, ये इंतहाई बहादुर इंसान होते हैं, निडर और दिलेर इंसान होते हैं। और अगर साइंस की तरक्की हो रही है और आगे वो मनाजिल तय कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोपेमाई का भी और कोपेमाओं का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारी गुज़श्ता एपिसोड देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको मिक्स बाइट की गुज़श्ता एक साथ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सा मालूमाती स्टफ़ भी आप वहां देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.suchexpressnews.com। अपना और गर्दनवा के लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।